Effects of depletion of natural vegetation. Destruction of biotic potential of land leads to degradation and desertification. Such problems arises due to overgrazing, indiscriminate felling of trees, and overexploitation of land resources. Deforestation has a major impact on the productivity of our croplands. It happens in two ways. Soil erosion increases manifold, and the soil actually gets washed, leading to an accentuated cycle of floods and drought. But equally important is the impact of the shortage of firewood on the productivity of our croplands. When firewood becomes scarce, people begin to use cow dung and crop waste as fuel, mainly for cooking. Thus, every part of the plant gets used up gradually and nothing goes back to soil. Over a period of time, this nutrient drain affects crop productivity due to loss in soil fertility. शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा खनन के कारण वृक्षों की कटाई तथा लकड़ी के घरेलू एवं दूसरे उपयोगों ने वनस्पति का भारी नुकसान किया है। इसमें कोई संशय नहीं कि वनों का विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है। उपजाऊ भूमि का कटाव अर्थात मृदा अपरदन, भयंकर भूस्खलन, प्रलयंकारी बाढ़, भयावह सूखे, पर्यावरण प्रदूषण, कुछ जातियों का विलुप्त होना या विलुप्त होने की सीमा रेखा पे होना, ये सभी वनस्पति उन्मूलन के ही परिणाम हैं। वनस्पति के ह्रास के प्रमुख दुष्प्रभाव इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं सॉइल इरोजन और मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत अर्थात शीर्ष मृदा या टॉप सॉइल का बाहरी कारकों के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से मृदा की प्राकृतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। वनस्पति आवरण की अनुपस्थिति से वर्षा का जल बिना अवरोध के भूमि पर गिरता है। इससे मृदा पर तीव्र आघात होता है। साथ ही पौधों की अनुपस्थिति में मृदा को बांध कर रखने वाला कार्य करने वाली मूलें भी उपलब्ध नहीं होती। इससे मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत या वायु के साथ सुगमता से बह जाती है। भारतवर्ष में 1200 करोड़ टन उपजाऊ मृदा प्रति वर्ष नदियों में बह जाती है। इस मृदा अपरदन के कारण देश में प्रतिवर्ष 300 से 500 लाख टन अनाज का नुकसान होता है। मृदा का यह अपरदन जलाशयों तथा नदियों में जाकर उन्हें गंदा और उथला बना देता है। इस मृदा में कार्बनिक यौगिकों तथा उर्वरकों की अधिकता होने के कारण जलाशयों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके बारे में पहले ही हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मृदा के साथ आए डीडीटी जैसे यौगिकों जिनकी प्रकृति में अपघटन नहीं होता है, इन जलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में समाविष्ट हो जाते हैं तथा प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में इनकी सांद्रता बढ़ती रहती है, जिसे हम जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसके बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं वाटर पॉल्यूशन में। उथली नदियों में जल के बहाव में वृद्धि होने से बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, जिससे भूमि का एक बड़ा भाग बंजर हो जाता है। Deforestation and overgrazing have been causing tremendous land erosion and landslides. On an average, India is losing about 6,000 million tons of topsoil annually due to water erosion in the absence of trees. Nearly 1% of the land surface of India is turning barren every year due to deforestation. In the Himalayan ranges, the rainfall has declined 3 to 4% due to deforestation and soil erosion. Then comes desertification. मरुस्थल से तात्पर्य मृत भूभाग से है। मरुस्थलीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें पारिस्थितिकी कारकों का योग अधिक प्रतिकूल होता है, जिसके कारण वनस्पति का पूर्ण आवरण नहीं बन पाता। मरुस्थलीयकरण के कारण है वृक्षों की अत्यधिक कटाई, पशुओं का अत्यधिक चारण
और भूमि का अत्यधिक शोषण। इन कारणों से ये स्थान जो कभी घने वनों में आच्छादित थे, वे अब मरुस्थल में परिवर्तित होते जा रहे हैं। भूतकाल में तमिलनाडु व हिमाचल में जहाँ पर कभी सूखा नहीं होता था, अब इन देश क्षेत्रों के सूखे की स्थिति आने लगी है। The map shows the dryland regions of India, which comprise 69%. Here we can see Tamil Nadu and Andhra are too turning arid. राजस्थान में मरुस्थल अत्यधिक चरण की ही देन है। Desertification may result either due to natural phenomena linked to climate changes or due to abusive land use. Removal of vegetal cover brings about marked changes in the local climate of the area. Thus, deforestation, overgrazing bring about changes in rainfall and temperature, wind velocity, and also lead to soil erosion. Such changes then lead to desertification of the area. Desertification often starts as a patchy destruction of productive land. Increased dust particles in the atmosphere lead to desertification and drought in margins of the zone that are not humid. This trend is not restricted to the fringes of the existing deserts only. The threat of desertification is thus real because as the forest diminishes, there is steady rise in the atmospheric temperature. There has increased damage to forest and other ecosystems by man in the past 3 to 4 decades. Thus, we can see deforestation is one of the main factors leading to the desertification, primarily through its effect on climate of the area. The once verdant Kumaon Hills are on their way of degeneration. The deforestation in the Himalayas is linked to population explosion. The chief causes of desertification are climatic factors, human factors. Recent changes in land use and population density has much ecological effects. Human factors are population growth and increased density, reduced nomadism and loss of grazing lands, plus interactions between climate and culture. Moreover, increase in shifting या झूम cultivation in northeastern Orissa has also laid large forest tracts bare, as we have seen earlier. A major cause of deforestation has been the construction of hill roads, most of which are strategic and most fragile belt of Himalayas. Road construction affected the stability of the hill slopes, damaged the protective vegetation cover both above and below roads, resulting in debris covering forest vegetation, orchards and agriculture fields, and blocked natural drainage, polluted streams, delayed vehicular traffic, and caused damage to human life and property. भूस्खलन, वृक्षों की मूलें तथा धरातलीय वनस्पति जात भूमि को जकड़े रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की अत्यधिक कटाई से भूमि को रोके रखने के लिए वृक्षों की मूलें उपलब्ध न होने के कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिमाचल की रोहड़ तहसील में 1978 में, उत्तर प्रदेश के चमोली में 1977 में बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हुए, जिसमें अनेकों जानें चली गईं। ऋषिकेश के निकट उत्तरकाशी की बस्ती में 1980 और बाद में 1991 में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे अत्यधिक जान माल की हानि हुई। अभी हाल ही के वर्षों में भी हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश व हिमालयाज में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान व माल के काफ़ी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन भूस्खलनों का मुख्य कारण इन क्षेत्रों से प्राकृतिक वनस्पति का उन्मूलन है। प्रकृति में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच एक संतुलन बना रहता है। जब कोई गंभीर परिवर्तन न हो, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है।
प्रकृति में एक की कमी से दूसरा वर्ग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। पौधों की अत्यधिक कटाई से ये संतुलन बिगड़ गया है। अनेक पादपों व जंतुओं के प्राकृतिक आवास खत्म हो गए हैं और इनके लुप्त होने की समस्या उत्पन्न हो गई है। वृक्षों की कटाई से अत्यधिक प्रभाव उन पौधों पर पड़ा है जो छाया प्रिय सायोफाइट्स तथा अधिपादप एपीफाइट्स हैं। वृक्षों के साथ इनका भी प्राकृतिक आवास से उन्मूलन होता जा रहा है। देन आता है दूसरा प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पादप वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वनस्पति के उन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वायुमंडल में एक परत का निर्माण करती है। सूर्य से आने वाले सूक्ष्म तरंग दैर्घ्यों वाले विकिरण तो इस परत को पार करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन परावर्तित होने वाले विकिरणों की तरंग दैर्घ्य तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित परत को पार नहीं कर पाते। अतः इन विकिरणों का कार्बन डाइऑक्साइड परत के अंदर ही रहने से वायुमंडलीय तापक्रम बढ़ता जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण वायुमंडलीय तापक्रम के बढ़ने को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले डिटेल में पूरा विवरण पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय तापक्रम के बढ़ने से ऊंचे पर्वतों पर जमा बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप समुद्री तट पर बसे देश या महानगरों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। संपूर्ण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर असंतुलन के खतरे में है, क्योंकि बर्फ के आवरण पतले होते जा रहे हैं और सदाबहार झरने सूख रहे हैं। अतः हम देखते हैं वनोन्मूलन से होने वाली हानियां अपरिमित हैं। इसलिए समय रहते वनों के विनाश को रोकने की दिशा में ठोस काम करना होगा। विश्वव्यापी व्यापारिक वन दोहन के इस युग में समुचित वन प्रबंध तथा वन संरक्षण द्वारा ही हम धरती की इस घटती हरियाली को पुनः स्थापित कर सकते हैं। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पर्यावरण के ह्रास को प्राकृतिक नाश या इकोसाइड कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूभाग से वनों का आवरण कम होता जा रहा है। अगर वनोन्मूलन इसी तरह से होता रहा तो आने वाले लगभग 20 वर्षों में देश में शून्य वन या जीरो फॉरेस्ट की स्थिति आ जाएगी और सभी उष्णकटिबंधीय वन आगे के 50 से 70 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। वनस्पति की उपयोगिता तथा उसके विनाश के दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वनस्पति संरक्षण की आवश्यकता को गंभीरता से लिया जाने लगा है। जैविक संसाधन, जिनका वनस्पति ही एक भाग है, मानव के जीवित रहने के विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः मानव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण अत्यावश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की होने वाली हानि को रोकने के लिए वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, विश्व संरक्षण युक्ति WCS ने कुछ अनुशंसाएं प्रस्तावित की हैं, जो इस प्रकार से हैं। किसी देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण व प्रतिबद्धताओं को संविधान में सम्मिलित करना चाहिए। संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस का प्रावधान होना चाहिए। नीतियों को लागू करने में देशवासियों की भागीदारी को कानून सम्मत बनाना चाहिए। संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने में प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नियमों को बनाने व लागू करने में प्रभावी जन शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक नियम की प्रभाविता के आकलन हेतु समय समय पर इसका विश्लेषण होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करके इसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। भारत में शासकीय व सामाजिक दोनों ही स्तरों पर वनस्पति संरक्षण के प्रयास किए जाते रहे हैं। वनस्पति संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं, स्वस्थानीय संरक्षण एवं उत्स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय
संरक्षण या वो कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। उच्च स्थानीय संरक्षण कहलाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। In situ conservation, this is the conservation of genetic resources through their maintenance within natural or even human-made ecosystems in which they occur. This is an ideal system for genetic resources conservation. संरक्षण की इस विधि में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। उनके संरक्षण की इस विधि में पादप एवं जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करते हैं। इसके लिए इन आवासों को सुरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दिया गया है। सरकार द्वारा घोषित किए गए सुरक्षित क्षेत्र जैसे कि नेचुरल रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज या अभयारण्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जिनका हम विस्तृत वर्णन बाद में करेंगे। अब हम आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। संरक्षण के इस विधि में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। इसमें वनस्पति उद्यान, आनुवंशिक संसाधन केंद्र की स्थापना कर पादपों एवं जंतुओं की जीवनीय संख्या को बनाए रखा जाता है। अत्यधिक आर्थिक उपयोगिता वाले या विलुप्त हो रहे पादपों एवं जंतुओं के जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म अर्थात बीज, फल, पराग, बीजाणु, अंडे आदि के संग्रहण के लिए जनन द्रव्य बैंक या जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना की जाती है। Ex situ conservation. This conservation is outside their habitats by perpetuating sample populations in genetic resource centers, zoos, botanical gardens, culture collections, etc. in the form of gene pools, gamete storage for fish, germ plasm bank for seeds, pollen, semen, ova, and cells. In this type of conservation, seed banks, botanical gardens, pollen storage, tissue culture, and genetic engineering have been playing important role. In India, a large number of institutions are involved in conservation and utilization of biodiversity. These fall under ministries of environment and forest, agriculture, and science and technology.